हाय गाइस, स्टडी विद अनामिका यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जो थे उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र क्या होता है, उसके जनक कौन है, रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएँ क्या क्या सब है, पदार्थ क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, फिर तत्व को हम लोग डिवाइड किए थे तो उसका भी 3 पार्ट था, धातु, अधातु, उपधातु, फिर तत्व के संकेत, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग समझने वाले हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणु से बना होता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। केवल कुछ ही तत्व हैं जो परमाणु के रूप में होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, और ये नोबेल गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अष्टक यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। हीलियम में चूँकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पे ही स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पहली कक्षा के है और इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो यहाँ देखिए परमाणु के मौलिक कण। तो ये परमाणु के मौलिक कण कौन कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसका वो किस टाइप से होते हैं वो हम देखते हैं। तो बीच में यानी कि नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसा इस फिगर में आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन है ब्लैक वाला और रेड वाला न्यूट्रॉन है, और ये जितने पास में चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑर्बिट पे अपना चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसमें एटम यानी परमाणु का आकार गोलाकार होता है। न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है, बीच वाले पार्ट को। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब यहाँ देखिए कण, उसका सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष आवेश, ये सब किसमें कितना होता है? तो प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुने 10 का पावर -27 kg होता है, और इस पे आवेश कितना होता है? तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। और इसमें आए न्यूट्रॉन का, तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही इसका भी होता है, 1.67 गुने 10 का पावर -27 kg। लेकिन इस पे आवेश 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल है, इस पर 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 9.11 गुने 10 का पावर -31 kg होता है, और इस पे आवेश तो -1.6, इसमें माइनस होगा, -1.6 गुने 10 का पावर -19 होता है। अब परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में कितना, नाभिक में कितना प्रोटॉन है उसके बराबर उसका परमाणु संख्या होता है, और इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो अभी डिफिनीशन में क्या पढ़े हैं कि जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। तो जेड इक्वल टू पी, और उस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि हमारे प्रकृति में जितना भी तत्व है सब न्यूट्रल है, उस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस भी है। इसीलिए जेड किसके इक्वल हो गया? पी के, और इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हम समझते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या बनता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। इसे न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं, इसका सेकेंड नाम न्यूक्लियॉन संख्या भी है। तो ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? N+P।
अब देखिए जैसे किसी भी एलिमेंट का आपको दे दे कि उसका जेड कितना है और ए कितना है और हमसे उसके बारे में और कुछ कुछ पूछे तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ देखिए जैसे सोडियम दिया हुआ है, अब सोडियम का जेड इक्वल टू 11 यानी कि परमाणु संख्या 11 है और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है। तो उसमें प्रोटॉन कितना है, तो चूंकि हमें पता है प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, उसका कितना परमाणु संख्या उसके इक्वल, तो प्रोटॉन 11 हो गया। इलेक्ट्रॉन तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 11 हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, A इक्वल टू N प्लस P। अब हमें चूंकि निकालना क्या है न्यूट्रॉन, तो N इक्वल टू निकालेंगे तो ये प्लस में P है, उधर जाएगा तो माइनस में चला गया, तो N इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, A माइनस P, यानी कि अब A का वैल्यू कितना है 23, P का कितना वैल्यू है, यहाँ से आया 11, माइनस कर देंगे तो 12, तो न्यूट्रॉन का कितना हो गया 12। वह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे K है, K का परमाणु संख्या Z इक्वल टू 19 और इसका एटॉमिक मास 90 है। तो प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन चूंकि इक्वल टू होता है परमाणु संख्या के, तो प्रोटॉन 19 हो गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है इसीलिए वो भी 19 हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो 40 में से 19 गया तो 21, इसका कितना हो गया एटॉमिक वेट न्यूट्रॉन 21 का। जब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की सजावट, इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे सजाएंगे उसके बारे में जो पढ़ेंगे उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये सीखने से पहले हम ये समझते हैं कि कक्षा क्या होता है। कक्षा यानी ऑर्बिट या फिर सेल। तो परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती है, जैसा कि हम फिगर में देखे हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट थे, कक्षा थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को हम कैसे पहचानेंगे, तो इन कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर KLMN द्वारा दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र के अनुसार होता है, जहाँ पे n इक्वल टू कक्षा की संख्या होती है। जैसा K हमारा फर्स्ट कक्षा है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम अभी पढ़े हैं कि कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम 2n² सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 2n की जगह पे 1 हो जाएगा क्योंकि K का नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2। वैसे ही L, तो L सेकेंड कक्षा है, तो L इसका हम 2n² पे निकालेंगे, तो 2n की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का 2 रहा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 जा 8, यानी कि L कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। M में निकालेंगे तो M हमारा तीसरा नंबर कक्षा है, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो M में कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह N में निकालेंगे तो इसमें इसका कक्षा नंबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32, तो N कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 32। तो आप समझ गए होंगे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, 2n² फॉर्मूला पे, जहाँ पे n इक्वल टू कक्षा की संख्या होती है। अब बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 8 ही होता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व H, हम संकेत में पढ़े थे कि H से कौन सा होता है तत्व, तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही होगा क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, तो उसका परमाणु संख्या 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही होता है। फिर कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। अब ये कैसे होता है हम वो आपको आगे सिखाते हैं। यहाँ देखिए फिर सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 7 है। एल्युमिनियम, तो इसका परमाणु संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3
इसका होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये समझने के लिए हम पहले एक ऑफ-वाव सिद्धांत पढ़ते हैं। ये ऑफ-वाव सिद्धांत क्या है? ऑफ-वाव का मतलब होता है एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं तथा या भरते हैं, तत्पश्चात ही उसमें अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में आते हैं। यानी कि पहले निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाएंगे और फिर अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षा में आते हैं। तो ये उपकक्षा वर्ड जो आया, ये उपकक्षा क्या होता है? कक्षा तो हम समझ गए कि LMN होता है। उपकक्षा क्या होता है? तो उपकक्षा SPDF ये सब उपकक्षा है। तो किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देखिए। तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 6, D में 10, F में 14। अब देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें कार्बन का करना है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अब फर्स्ट कक्षा में हम जाएंगे तो किसी भी कक्षा में कितना उपकक्षा होता है? कक्षा का जितना नंबर होगा उसी के इक्वल उसमें उपकक्षा होता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट K है तो हम K ना लिख करके उसके लिए 1 का यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर कक्षा K ही होता है। तो K कक्षा का नंबर कितना है? 1, तो उसमें उपकक्षा भी कितना होगा? 1 ही। और S पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो 1s2। फिर दूसरे कक्षा में जाएंगे तो दूसरा L होता है, तो L में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो 8। उसमें उपकक्षा कितना होगा? तो L दूसरा नंबर कक्षा है तो उसमें 2 ही उपकक्षा भी होगा। तो 2s2, क्योंकि S पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर P, तो चूँकि P पे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना? जितना ज़रूरत रहेगा हम उसमें उतना ही लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो गया है और हमें इस इलेक्ट्रॉन को किसके बराबर रखना है? उसका जितना परमाणु संख्या है। तो P पे कितना हमें चाहिए? 2 ही चाहिए, तो इस पे 2। तो यहाँ से देखिए पहले वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। फिर दूसरे वाले में टोटल कितना हो गया? तो 2 2 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 और 4। फिर ऑक्सीजन का देखिए 8। तो ऑक्सीजन का 8, तो पहले कक्षा में कितना होगा? तो पहला कक्षा K का नंबर 1, तो उसमें उपकक्षा भी कितना होगा? 1 ही। और S पे कितना होता है इलेक्ट्रॉन? तो 2। तो यहाँ क्या हो गया? 1s2। फिर दूसरा कक्षा में हम लोग जाएंगे तो दूसरा कक्षा L का नंबर 2, तो उसमें उपकक्षा भी कितने होंगे? 2 ही। तो यहाँ क्या हो गया? 2s2, क्योंकि S पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 2p, तो P पे 6, क्योंकि हमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, 8 चाहिए हमें, तो 2 2 यहाँ पे 2, फिर 2 4, तो सॉरी यहाँ पे 4 होगा, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। इस कक्षा में इस ऑर्बिटल पर 2, इस पे 4, तो टोटल 4 2 6। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ये परमाणु संख्या का इक्वल हो गया। तो इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 और 6। अब सोडियम का हम समझते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो यहाँ 1s2 पहले कक्षा में जाएंगे, पहला कक्षा का नंबर 1, तो उसमें ऑर्बिटल्स भी होगा 1 ही, उपकक्षा भी होगा 1 ही। S पे कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। फिर दूसरे में जाएंगे तो दूसरा कक्षा L, उसका संख्या 2, तो उसमें उपकक्षा भी 2 ही होगा। तो 2s2, S पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर 2p6, चूँकि हमें इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 11, तो ऐड करते जाइए तो 2 2 4 6 10। अब 1 की ज़रूरत है, तो तीसरे में जाएंगे तो 3s पे 2 होता है, लेकिन हमको चाहिए 1 ही, तो हम 1 ही लेंगे, तो 3s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? तो पहले में 2, दूसरे में 2 6 8, तीसरे में 1। तो इस तरीके से हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे। अब उसका एक शॉर्ट ये मेथड देख लेते हैं। जैसे 1s, तो पहले 1 को लेना है, फिर 2s, फिर 2p, जैसा कि इसमें आप देखिए, तो 1s लिए हैं, फिर 2s में गए हैं, फिर 2p में गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए तो वो हमें अरेंज करना है, किस पे कितना होता है और किस पे हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से। फिर यहाँ अगर 2 वाले में कंप्लीट ना हो तो फिर 3 वाले में जाना है, 3s 3p, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है।
अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में मतलब क्या? तो सबसे बाहरे वाले ऑर्बिट में, बाहरे वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितना है? इसमें 2 है। ये क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। पोटेशियम, अगर हमसे पूछे कि पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो चेक करेंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब संयोजकता क्या होता है? तो संयोजकता निकालने का नियम देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही हम निकालते हैं। तो कैसे? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या फिर 4 हो तो संयोजकता वही होता है। अगर 4 से अधिक हो जाए तब हम क्या करेंगे? चूँकि हमें पता है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर 4 से ज़्यादा होता है तो संयोजकता हम कैसे निकालेंगे? 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो हमें संयोजकता मिल जाएगा। अब हम लोग सीख चुके हैं कि उसका संकेत क्या होता है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पहले आयंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आयंस आपको याद रहेगा तो अणुसूत्र बनाने में बहुत इजी रहेगा। जैसे कुछ प्लस चार्ज वाले हैं, +1 चार्ज वाले कुछ आयन हैं। तो कौन कौन इसमें आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरस, अमोनियम, फिर गोल्ड यानी कि ऑरम, उसका साइंटिफिक नाम है, फिर सिल्वर यानी अर्जेंटम, क्यूप्रस। ये सब जितने भी तत्व का नाम बोले हैं इन सब पे +1 चार्ज होता है। +2 वाले कौन कौन है? तो प्लम्बस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, क्यूप्रिक, फेरस, मर्क्यूरिक, स्टेनस, मैग्नीज, ये सब +2 चार्ज वाले हैं। +3 चार्ज वाले कुछ तत्व एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फेरिक। तो ये सब आपको अगर याद रहेगा तो सूत्र बनाने में बहुत इजी पड़ेगा, तो इसे याद रखिएगा ही। अब हम लोग समझते हैं माइनस आयन वाले चार्ज। तो -1 कुछ तत्वों पे चार्ज होता है तो उसको ध्यान रखिए। तो उसमें कौन कौन आ गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट या फिर इसका सेकेंड नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे हम बोलते हैं, बाइसल्फेट, क्लोरेट, एसीटेट। इसके सूत्र भी याद रखेंगे, पूरा लिखा हुआ है। और इस पे चार्ज कितना होता है इन सब पे? तो -1 चार्ज होता है। अब -2 वाले देखते हैं तो -2 में कौन कौन हो गए? ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, परऑक्साइड, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट। ये सब -2 चार्ज वाले एलिमेंट है। -3 वाले कौन कौन है? तो फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, नाइट्राइड, सिलिकेट, फेरोसाइनाइड, ये सब -3 चार्ज वाले हैं। अब इन्हीं के हेल्प से हम लोग अणुसूत्र बनाएंगे, तो इस सब को ज़रूर याद रखें। अब अणुसूत्र का टॉपिक लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक इतना क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग अणुसूत्र सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।